All right, everyone. So this is the last topic of hydrocarbon. Heading डालिए preparation, properties and reaction of benzene. Preparation, properties and reaction of benzene. अच्छा बेटा देखो, कुछ पुरानी बातें जो हम एरोमेटिसिटी से पढ़ते आ रहे हैं, मैं आपको क्विकली बस रिकॉल करा देता हूँ। आपको ध्यान है कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला तो आप सभी को पता है, C6H6। इसका जो स्ट्रक्चर है हम ऐसे दिखाते हैं और दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं। और अगर बात किया जाए इसका एक्चुअल हाइब्रिड स्ट्रक्चर का, तो वो कैसे दिखाते हैं बेटा? डॉट डॉट डॉट, या फिर हाँ जी पूरा सर्कल बना देते हैं। ये सुनो, व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ ईच कार्बन इन बेंजीन? सो आंसर इज sp2। बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन के सारे एक जैसे हैं या अलग अलग हैं? आंसर है सारे एक जैसे। ऑल द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आर आइडेंटिकल। और वो डबल बॉन्ड से थोड़े बड़े और सिंगल बॉन्ड से थोड़े, क्यों? क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है? 1.5। कैसे? एक सिग्मा हर जगह है और 3 पाई 6 जगह इक्वली डिलोकलाइज हो रहे हैं, तो 1 sigma and 3 pi but delocalized on 6 centers. So on each center, how much contribution we are getting? 1.5. ओके, तो ये सब पुरानी बातें थी। उसके बाद आपको ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया, इनके इलेक्ट्रॉन के क्लाउड के बारे में भी मैंने आपको समझाया था कि देखो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड वाले के बाद जो p ऑर्बिटल बचता है, यही आपस में कॉन्जुगेट कर रहे होते हैं। ये सुनो, ये एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ऐसे दूसरा बनाएंगे फिर हाइब्रिड में। तो दूसरा बनाते समय कैसे बनाओगे? कोई बड़ी बात नहीं है, इन दोनों के बीच में मैं पाई बना दूं, इनके इनके बीच में मैं पाई बना दूं, तो आप देखोगे जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डेंसिटी है वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर में अबव एंड बिलो, अबव एंड बिलो द प्लेन, अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ बेंजीन। यहां तक सबको समझ में आया? तो इस प्रॉपर्टी की वजह से बेंजीन और अच्छे से अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रोफाइल को। एल्कीन में तो एक ही पाई बॉन्ड होता है, बेंजीन में 3-3 पाई बॉन्ड है, इसलिए और अटैक करता है। लेकिन एक साथ के साथ अलग चीज भी है बेंजीन में, जो नॉर्मल एल्कीन डाइईन आइंस कहीं नहीं मिलते। वो क्या है? इट इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। लिखना शुरू करो, बेंजीन बेंजीन is aromatic. So it do not show electrophilic addition reaction like other alkene does. कौन सा रिएक्शन शो करता है ये? इट शोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इट शोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। स्ट्रक्चर्स बनाइए बेंजीन का, फॉर्मूला लिखिए, स्ट्रक्चर बनाइए, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, और फटाफट पॉइंट बाय पॉइंट लिखिए। टू इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कौन सा फॉर्म मैंने बनाया है ये? हाँ, केकुले फॉर्म। गुड। So two equivalent resonating structure. Each carbon is sp2 hybridized. Each carbon is sp2 hybridized. मान लो तुम्हें ऐसे लिखने को आ जाए अबाउट बेंजीन, तो ऐसे लिखोगे ना, molecular formula is two resonance structure, sp2 hybridized, each carbon, bond order of carbon carbon is 1.5, मतलब डबल बॉन्ड से और सिंगल बॉन्ड के बीच में है, इसलिए इसका बॉन्ड लेंथ भी डबल बॉन्ड से बड़ा और सिंगल बॉन्ड से छोटा होता है। The bond length of carbon carbon is larger than double bond but smaller than single bond. Larger than double bond but smaller than single bond. Is that clear?
हेडिंग डालिए प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन कैसे बनाएंगे? देखो ऐसे तो बहुत सारे मेथड्स हैं, उनमें जो सबसे कॉमन जो +1 के अंदर दिया है मैं उन्हीं को कवर करने जा रहा हूँ। उनमें जो सबसे पहला मेथड है वो अभी आपको मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था। कौन सा? हाँ, एसिटाइलिन को हीट करने पे। तो क्या इसको दोबारा बताने की जरूरत है? लिखो हीटिंग एसिटाइलिन ऑन रेड हॉट आयरन, टेम्परेचर 873। इसको गर्म करोगे तो इट विल बिकम बेंजीन। और एक रिएक्शन मैंने पढ़ाया था, वो भी तुम्हें ध्यान होना चाहिए। कौन सा? एन हेक्सेन को याद है? रिफॉर्मिंग रिएक्शन, एरोमेटाइजेशन, क्या क्या था वहां पे? Cr2O3, बोलो, मोलिबिडेनम MO2O3, और क्या था? V2O5। इनके साथ गर्म कर रहे थे तो भी ऐसा बन जा रहा था, याद आया? तो एन हेक्सेन को भी हीट करने पे इन द प्रेजेंस ऑफ दिस, ये दोनों रिएक्शन मैंने आपको पहले ही पढ़ाया। तीसरा लिखिए, थर्ड रिएक्शन लिखिए, ये भी पढ़ाया है, देखते हैं आप लोग कर पाते हो क्या। सोडियम बेंजोएट इन द प्रेजेंस ऑफ, या सिंपली आप इसको कर सकते हो, बेंजोएट लेने की जरूरत नहीं है, बेंजोइक एसिड ले लो। हीटिंग बेंजोइक एसिड विथ NaOH एंड CaO। क्या याद आया? सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं, सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है? डी कार्बोक्सिलेट। ये कहां पढ़ाया था मैंने? अल्केन में। तो ये CO2 निकाल दो, क्या बन जाएगा ये भी पढ़ाया हुआ है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। क्या इंटरमीडिएट बनता है? कार्बन आयन। ये सब ध्यान रखना बेटा। फोर्थ रिएक्शन, सपोज करो आपके पास फिनॉल है, सिर्फ आप जिंक यूज करके गर्म कर दो, जिंक डस्ट, मतलब पाउडर्ड फॉर्म ऑफ जिंक। फिनॉल के अंदर जिंक डस्ट डाल के उसको गर्म करोगे तो इसके ऑक्सीजन को ये गायब करके, रिड्यूस करके, ये सीधा कर लिया। फिफ्थ रिएक्शन, एक सॉल्ट होता है जिसका नाम है डाइजोनियम सॉल्ट, फ्रॉम डाइजोनियम। यू नो व्हाट इज डाइजोनियम सॉल्ट? डाइजोनियम इसको बोलते हैं जब N2 हो जाए ऊपर और प्लस Cl माइनस, दिस इज डाइजोनियम। डाइजोनियम क्लोराइड इसको बोलते हैं। अराइल डाइजोनियम एरोमेटिक ग्रुप है ना, इसको अगर तुम H3PO3 या H3PO2 या फिर इथेनॉल के साथ, इथेनॉल बेटा, इसके साथ गर्म करते हो तो भी आपको बेंजीन एज अ प्रोडक्ट मिलता है। ये रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसे पता? इनमें देखो पीएच लिंकेज है, H3PO4 नहीं यूज होता है जी, ध्यान रखना। H3PO4 को गलती से भी यूज मत करना क्योंकि ये रिड्यूसिंग नहीं होता है। +5 है ना, इनका कितना है? +3 एंड +1। तो फॉस्फोरस हैव टेंडेंसी टू गो इनटू हायर स्टेट। हाँ, तो इसलिए ध्यान रखना कि H3PO3 होता है H3PO2 बिकॉज दे हैव पीएच लिंकेज। एंड अल्कोहल भी होता है क्योंकि वो ऑक्सीडाइज होके
एल्डिहाइड में पहुंच जाएगा। सभी को समझ में आ गया? तो ये 5 इंपॉर्टेंट मेथड अपने दिमाग पे अच्छे से बिठा के रख लेना है। ये 5 मेथड टू प्रिपेयर बेंजीन एंड दैट्स इट। इसके अलावा हमें इसके बारे में नहीं डिस्कस करना है। बेंजीन का प्रिपरेशन यहीं खत्म होता है। ठीक हो? यहां तक ठीक है? अगला लिखो, राइट इट डाउन। बेंजीन इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बेंजीन इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? नियरली 80 डिग्री सेल्सियस। अगर आप प्रिसाइसली जानना चाहोगे तो 80.1 डिग्री सेल्सियस एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 5.53 डिग्री सेल्सियस। तो रूम टेम्परेचर पे बेंजीन क्या होता है बेटा? लिक्विड होता है। इज इट पोलर और नॉन पोलर? बेंजीन इज नॉन पोलर, नॉन पोलर लिक्विड। तो देखो मैक्सिमम मेथड तो मैंने पहले ही तुम्हें पढ़ाए थे, बस ये दो तुम्हें याद ध्यान रखना है। कायदे से ये 2 रिएक्शन बस आज तुम्हें मिले। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए, रिएक्शंस। रिएक्शन शोन बाय बेंजीन। क्या क्या रिएक्शन होगा भाई? मैंने बोला कि यार इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही होता है। अब अलग अलग इलेक्ट्रोफाइल लेके आओगे, अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे। जैसे अभी पहले ध्यान से देखो, उसके बाद अभी नोट कुछ मत करना, ध्यान से देखो, फिर हम लोग करेंगे। जैसे अलग अलग चीज लेके आते हो तुम, H NO2 प्लस, इस प्रोसेस को नाइट्रेशन बोलते हैं। तो H हटा के क्या लग जाएगा? नाइट्रो ग्रुप, NO2 और H प्लस बाहर निकाल देगा। कैसे करेगा वो अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में। अगर तुम Cl पॉजिटिव लेके आते हो तो यहां Cl बन जाएगा। तुम यहाँ पे मतलब X पॉजिटिव लेके आते हो तो हेलोजिनेशन हो जाएगा। अब ये क्लोरीन डाले हो तो क्लोरीनेशन हो गया। तुमने यहाँ R प्लस ला दिया तो एल्काइलेशन हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? तुमने R C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव ला दिया, असाइलेशन हो जाएगा। असाइल ग्रुप जुड़ रहा है, ये अल्काइलेशन है। और H प्लस सभी से बाहर निकलता है। तुम SO3 डाल दोगे, ये भी इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये सल्फोनेशन हो जाएगा। SO3 या HSO3 पॉजिटिव, दोनों में से कोई भी यूज कर लो, ये सल्फोनिक एसिड बनाते हैं। SO3H सल्फोनिक एसिड। आप कहोगे सर क्या मैं OH नहीं डाल सकता? क्या मैं NH2 नहीं डाल सकता? नहीं डाल सकता बेटा, क्योंकि ऑक्सीजन इज सच अ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कि वो पॉजिटिव चार्ज लेने की बात नहीं है, ये 6 इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता। तो ये कहां से बनाओगे? लाइकवाइज NH2
पॉजिटिव एक लोन पेयर 6 इलेक्ट्रॉन, ये भी नहीं बन पाएगा। ये सब नहीं करा सकते। तो तुम OH नहीं डाल सकते, तुम NH2 नहीं डाल सकते, लेकिन तुम NO2 डाल सकते हो, Cl डाल सकते हो, R डाल सकते हो, C डबल बॉन्ड R डाल सकते हो, SO3H डाल सकते हो। कितने रिएक्शन हुए? 5 रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन के कितने रिएक्शन है? अब लिखो, ये 500 को लिख लो और फिर मैं, हाँ इकट्ठे लिखो, फिर मैं एक एक करके आपको ब्रेक डाउन कराता हूं। कि ये Cl+ आएगा कहां से, CH3+ या मतलब कि अल्काइल कैटायन आएंगे कहां से प्लस, वो सब मुझे आपको सिखाना है। चलिए बेटा, बच्चों नोट कर लिया आप लोगों ने? वेरी गुड। अब इनका जनरल मैकेनिज्म मैं आपको डिस्कस करता हूं कैसे होता है। ओके, जनरल मैकेनिज्म कैसे होता है वो हम लोग समझते हैं। लिखो, जनरल मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सारे रिएक्शन क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो पहले ध्यान से समझना बेटा, क्योंकि हर रिएक्शन में यही 2 स्टेप इंपॉर्टेंट है, राइट? ये जनरली 2 स्टेप का प्रोसेस है। मैं आपको दिखाता हूं कैसे होता है। देखो ध्यान से देखो, इधर बात नहीं, यहां इस जगह H, मैं इसी को दिखा रहा हूं क्योंकि इसी को रिप्लेस कर रहा हूं, ठीक है? अब यहां पे मैंने E+ लिया है। E+ कुछ भी हो सकता है, जितने वो 5 दिखा है उनमें से कोई भी हो सकता है, या कोई नया भी बना तो वो भी आ सकता है। तो अब बताओ, नॉर्मली अगर एल्कीन होता, कोई भी एक एल्कीन का बॉन्ड हम तोड़ते हैं तो क्या बनाते हैं? कार्बोकेटायन। बोलो भाई। तो मैं क्या करूंगा, इसको इस जगह जोड़ूंगा। किस जगह? यहां वाले कार्बन पे। जैसे ही जोड़ूंगा तो बताओ बगल वाले का लॉस होगा, इस पे प्लस आएगा। डू यू गाइज अग्री विथ मी? ये कार्बोकेटायन बना। क्या बना? क्या ये स्टेबल कार्बोकेटायन है? क्या ये स्टेबल कार्बोकेटायन है?
स्टेबलाइज्ड बाई रेजोनेंस, ये सुनो, कहां दिखाऊं? दिखाओ भाई तुम लोग, रेजोनेंस कैसे बन रहा है? यहां प्लस बना, अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा? यहां प्लस आ जाएगा, अगला कहां से बनेगा? बोलो, आ जाएगा बेटा। क्या मैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर ये दिखा दूं कि भाई प्लस यहां से लेके यहां तक घूम रहा है और यहां प्लस दिखा दूं, कोई दिक्कत? इस इंटरमीडिएट का नाम सिग्मा कॉम्प्लेक्स है। क्या कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल ने सिग्मा बनाया है बॉन्ड। दूसरा इसी को विलैंड इंटरमीडिएट बोलते हैं, विलैंड इंटरमीडिएट। तो यस, दिस कार्बोकेटायन इज स्टेबल बाय 2 रेजोनेंस। लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? पहले ये क्या था? एरोमेटिक, और अब ये क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक। एंटी कहां से दिख रहे भाई? एंटी नहीं हो सकता ना जी, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है, पूरा नहीं घूम रहा है। देखो ना, चांद जैसा बस है, हल्का से ऐसे आके, हाफ मून, इजंट इट? तो वैसा है, तो पूरा नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये कार्बोकेटायन जो भी बना हुआ है स्टेबलाइज तो है, बट प्रॉब्लम है कि ये नॉन एरोमेटिक हो गया। तो अगला स्टेप ये रहेगा कि ये एरोमेटिक बनना चाहेगा। एरोमेटिक, ये पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप एरोमेटिक। अब बताओ, एरोमेटिक, एरोमेटिक बनने के लिए ये क्या करेगा? एरोमेटिक बनने के लिए क्या करेगा? तो एरोमेटिक बनने के लिए 2 काम कर सकता है। एक तो इलेक्ट्रोफाइल का इलेक्ट्रॉन वापस ले ले तो ये रिवर्सिबल हो जाएगा, ये भी होता है। कई सारे कमजोर इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन को वापस दे देते, ले जा भाई तू, इतना क्यों गुस्सा हो रहा है। दूसरे जो तगड़े इलेक्ट्रोफाइल है, जो जल्दी बॉन्ड नहीं तोड़ने देते हैं, वो फिर ये H प्लस को हटाएंगे और वापस क्या बन जाएगा? एरोमेटिक बन गया ना। इस प्रोसेस को एरोमेटाइजेशन बोलते हैं। अब कंपटीशन बिटवीन दिस एंड पीछे वाले बैक रिएक्शन में, तो जब तक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल आता है तब तक मोस्टली विनर यही होता है, यानी फाइनली यहां पहुंचेगा। और ये यूजुअली फास्ट होता है, और ये क्या होता है? स्लो। जो स्लो हो वही क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि नाइट्रेशन 2 चीजों का करा रहे हैं, किसका किसका? बोला बेंजीन का करा रहे हैं एंड ड्यूट्रोबेंजीन। बेटा समझ में आता क्या होता है ड्यूट्रोबेंजीन? अरे कुछ नहीं यार, ये बस हाई फाई नाम है बस। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ऐसे ही डिकोड करना है। एच की जगह डी डाल दो तो ड्यूट्रोबेंजीन हो गया। तो पूछा ये था कि ड्यूट्रोबेंजीन और बेंजीन में अगर मैं नाइट्रेशन कराऊं NO2 प्लस और इसका रेट R1 हो, और इसका नाइट्रेशन कराऊं, इसका रेट R2 हो, तो विच विल बी फास्टर? R1 और R2 कौन ज्यादा होगा? कौन सा रेट फास्ट होगा? आंसर इज कि सर H एंड D में क्या फर्क है? तो देखो, बॉन्ड एनर्जी CD की थोड़ी ज्यादा होती है CH के कंपैरिजन, इसको आप ध्यान रखना। हेवियर आइसोटोप के बॉन्ड थोड़े स्ट्रांग होते हैं, थोड़ा बहुत मार्जिनल, लेकिन उतने से भी फर्क पड़ सकता है रेट में। अब बताओ कौन फास्ट होगा? आंसर है दोनों इक्वल रेट से जाते हैं। R1 इज इक्वल टू, कितना मजा था तुम लोग को फंसाने में। देखो, R1 इज इक्वल टू R2। व्हाट इज द रीजन? क्योंकि बॉन्ड जो टूट रहा है H वाला, वो फास्ट स्टेप में टूट रहा है, स्लो स्टेप में नहीं। और रेट तो इससे डिसाइड होता है, इससे होता ही नहीं। समझ में आया? तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये नहीं है, ये है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं है, ये है। और इसमें कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट ही नहीं रहा है, इसलिए इन दोनों का रेट इक्वल होता है। क्या बात समझ में आया? एकदम आसान है ना। देखो, पहला एल्कीन की तरह मैंने ब्रेक किया, कार्बोकेटायन बनाया, और बाकी कहानी तुम्हें सुनाई जो तुम बचपन से सुनते आ रहे हो, जिसके लिए इतनी पिटाइयां खाई है तुमने। कार्बोकेटायन बनाने के बाद उसका पूरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने में, आई होप अब तक सॉलिड हो गया होगा तुम्हारा पीठ ना। हाँ, ठीक है, दिमाग तो अभी कब होगा वो पता चलेगा, पीठ तो सॉलिड हो ही होगा। तो ये आ रहा है ना बस समझ? तो ये कार्बोकेटायन स्टेबल है इसलिए बनेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये नॉन एरोमेटिक है, ये वापस एरोमेटिक बनना चाहेगा। और इसलिए
ये दोबारा क्या करेगा बेटा, सेकेंड स्टेप में उस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा। तो इसलिए H+, इसी वजह से मैं लिखता था ना कि H+ बाहर निकल रहा है, H+ बाहर निकल गया यहां से। डिड यू गेट इट? तो ये 2 स्टेप लिखो, फटाफट एक्सप्लेनेशन लिखो, एंड बाद में वो कहानी, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन एंड ड्यूट्रोबेंजीन हैव इक्वल रेट, वो क्यों है वो भी कहानी आप यहां से लिखना। यही स्लो है, यही आरडीएस है। आरडीएस मतलब, आरडीएक्स नहीं बोल रहा हूं, बॉम्ब नहीं बना रहे हम लोग, आरडीएस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओके चलो। हाँ, स्लो इसलिए होता है कि एरोमेटिक को तुम नॉन एरोमेटिक बना रहे हो। चलो जल्दी जल्दी नोट करो। मिटा दो इसको। हाँ लिखिए, जल्दी लिखिए। क्या बेटा? हाँ, rate of nitration of benzene and rate of nitration of deuterobenzene will be equal, even though the bond energy of carbon deuterium bond is stronger. I mean, energy is higher as compared to CH bond. ये मिटा दूं, विलैंड इंटरमीडिएट और ये सब, उस साइड वाला रहने दूंगा, इधर वाला मिटा दूं ना? ठीक। आपको वहां पे क्या ऐड करना है? रेट ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन एंड ड्यूट्रोबेंजीन विल बी सेम। क्यों सेम होंगे? क्यों सेम होंगे? क्योंकि इनके बॉन्ड जो CH या CD के बॉन्ड है वो फर्स्ट स्टेप में टूटते हैं, जो रेट डिटरमाइनिंग नहीं। ठीक है, इसलिए दोनों का सेम हो। आइए बच्चों, अब मैं आपको दिखाता हूं इनमें, ये तो E+ लिख करके मैंने दिखाया ना, अब आपको दिखाते हैं नाइट्रेशन। वो जो पांचों मैंने नाम लिखवाया था, एक एक करके हम लोग देखेंगे कि NO2+ कैसे निकलता है और अलग अलग जो इलेक्ट्रोफाइल थे वो सब कैसे आते हैं। तो पहला लिखो नाइट्रेशन। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? NO2+। कैसे कराते हैं? तो देखो उसके रिएजेंट समझ लो। हमने एक जनरल मैकेनिज्म तो देख ही लिया कि E+ आए तो कैसे बनेगा, तो बार बार उसको लिखेंगे नहीं, वो आपको प्रैक्टिस करना घर जाकर के। ठीक है, मैं यहाँ पे लूंगा NO2+ पैदा कहां से होता है, तो उसका एक तरीका है HNO3 H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड
इनका मिक्सचर ले लो। आप इनका मिक्सचर लोगे तो ये नाइट्रोबेंजीन बनाता है। ये सबसे ट्रेडिशनल तरीका है बनाने का। आप अगर बिना H2SO4 के कराओगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बनेगा तब भी नाइट्रोबेंजीन। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये दोनों के कॉम्बिनेशन से कैसे प्रोड्यूस हो रहा है NO2+, पहले वो तो दिखना जरूरी है। तो वो समझते हैं NO2+ कैसे फॉर्म होता है, फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ NO2+ फ्रॉम HNO3 H2SO4 मिक्सचर। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनना है सभी को कि ऐसा क्यों होने जा रहा है। बताओ H2SO4 का स्ट्रक्चर पता है सबको? HNO3 का भी स्ट्रक्चर सबको पता है भाई? मैं यहाँ माइनस यहाँ प्लस डाल रहा हूँ, डेटिव बॉन्ड होता है उसको प्लस माइनस भी लिख सकते हैं। एक बात बताओ, इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? हाँ, H2SO4, क्योंकि इसके पास डबल टर्मिनल ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा है, डबल टर्मिनल ऑक्सीजन होने से ये स्ट्रॉन्गर एसिड इसकी तुलना में। तो नेचुरल सी बात है ये अपना प्रोटॉन देगा। अच्छा, ये प्रोटॉन देगा तो जाएगा कहां? ये नेगेटिव तो ऐसे ऐसे घूम रहा है ना? तो बेसिकली वो -½ प्रेजेंट है, और वहां कर लेने से भी कुछ खास होने वाला नहीं है। तो क्या करे, ये जो लोन पेयर है ना, जो रुका हुआ है रिलेटिवली, ये लोन पेयर इस H को पकड़ता है। क्या समझ में आया? और हाँ, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, देख रहे हो? ये बात समझने की कोशिश कर रहे हो? ये अभी भी डोमिनेंट है पीछे के डायरेक्शन में, आगे बहुत कम ही आता है, क्योंकि यार दोनों एसिड एसिड है ना, कैसे रिएक्ट करेंगे? ये कोई बेस थोड़े है कि एसिड बेस इंस्टेंटेनियस रिएक्शन हो गया। दिस इज वेरी स्लो and reversible in nature. So what will happen? So it will become HOS double bond O and O minus हाइड्रोजन सल्फेट, एंड दूसरा वाला क्या बन जाएगा? HON डबल बॉन्ड O, यहां माइनस यहां प्लस और H, और इस पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने लोन पेयर दिया तो H लेकर के ये H2O बन गया और इस पे प्लस चार्ज आ गया। अब बताओ, OH माइनस लिविंग ग्रुप नहीं है, लेकिन H2O तो लिविंग ग्रुप होता है, तो ये लीव करेगा, लेकिन लीव करते समय हम मुझे इसको अकेला नहीं छोड़ना है, 6 इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। तो ये बगल में है ना भाई साहब, इनका बैकअप आप करा दो। ये जो बगल में है कौन सा चीज, इनका बैकअप दे दो। इसके इलेक्ट्रॉन को यहां भेजो, इनको इधर भेज दो कि जाओ, अभी कोई टेंशन नहीं है, अपन दोनों ही सेटल्ड है। प्लस आ गया और दूसरा क्या आ गया? वाटर। बोलिए, यहां तक समझ में आया? जो बनाना था बन गया क्या? इस रिएक्शन में H2SO4 का रोल क्या है? एज एन एसिड। और इसका रोल क्या है? वीक बेस की तरह। मजबूरन बेस बनना पड़ रहा है इसके सामने, है नहीं ये है नहीं, नेचर के अगेंस्ट काम कर रहा है, क्योंकि इससे पावरफुल आ, एंड यहां से तो ये क्वांटिटी थोड़ी कम ही मिलती है, बट कोई बात नहीं, उतना इनफ है। और एक बार NO2+ बन गया तो वापस क्या करेगा? अच्छा, एक जगह नेट रिएक्शन लिखा था। नेट रिएक्शन ऐसे होता है कि 2H2SO4 इज यूज, नॉट 1। अब भाई ये क्या मामला है, 2 क्यों यूज होता है? तो देखो, एक यूज होकर के ये बनाता है, एंड फाइनली अगर आप पूरा रिएक्शन देखो तो आपको दिखेगा H2SO4 प्लस HNO3 फॉर्मिंग HSO4 माइनस प्लस वाटर प्लस दिस, ये सुनो। लेकिन एक बात बताओ, स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 और वाटर इकट्ठे हो तो क्या ये अपना तुरंत H+N नहीं दे देगा? तो देगा, क्योंकि वाटर ये जस्ट प्रोड्यूस हुआ है, इसको फ्री नहीं छोड़ेगा, तुरंत प्रोटोनेट हो जाएगा ये, इसलिए दूसरा H2SO4 का H+N चला जाता है। तो ये कन्वर्ट किस में होता है? 2HSO4 माइनस NO2 प्लस एंड H3O प्लस में। दिस इज हाउ इट इज रिटन। दूसरा कहां से आया? तो जो वाटर बना था,
दूसरा H2SO4 एक्चुअली उस वाटर का लोन पेयर H ले गया, इसलिए दोबारा लिखना पड़ा इसको HSO4 माइनस, तो इसलिए 2 बार ही आ गया, वरना एक ही काफी था, जरूरत नहीं है। अच्छा, रिलैक्स। अभी आपको ध्यान है यहां से जो NO2 प्लस जाएगा तो यहां से H प्लस निकल जाएगा, अरे बोलो, वो H प्लस HSO4 माइनस के साथ कंबाइन करके फिर से H2SO4 बना देगा, इसलिए H2SO4 का अमाउंट टाइम के साथ कम, इसलिए क्या है, कैटलिस्ट है। इन दिस रिएक्शन द रोल ऑफ H2SO4 इज जस्ट अ कैटलिस्ट, इसलिए मैंने बोला था अगर ये नहीं भी है तो HNO3 से भी काम चल जाएगा भाई, एक HNO3 दूसरे HNO3 को प्रोटॉन देगा, ठीक है, आपस में कोऑपरेटिव रिएक्शन कर लेंगे और चलता रहेगा ऐसे काम। लिखो, जल्दी लिखो, पूरी कहानी लिखो। लिख लिया आप लोगों ने? ये बात नोट करके लिख लेना, इन दिस रिएक्शन H2SO4 behaves as acid and HNO3 behaves as base. Bronsted acid and Bronsted, proton donor and proton acceptor. ये मिटा दो बेटा। अच्छा, बात नहीं बिल्कुल भी, हाँ ध्यान से सुनो। अदर नाइट्रेटिंग मिक्सचर या अदर नाइट्रेटिंग एजेंट और क्या हो सकते हैं, जैसे मैंने बोला अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 भी डालते हो तो चलेगा, आप इसके अलावा ये भी यूज कर लो, ऐसे सॉल्ट N2O5, ये एक्चुअली NO2 प्लस एंड NO2 माइनस का कॉम्बिनेशन होता है, NO3 माइनस का, नाइट्रोनियम नाइट्रेट बोलते हैं, तो मिल गया ना NO2 प्लस सॉल्ट के फॉर्म में, तो ये तुरंत आयन के फॉर्म में चला जाएगा। ऐसे ही NO2 प्लस BF4 माइनस, ये सब आयनिक कंपाउंड है जिसमें NO2 प्लस पहले से ही है। जैसे अमोनियम कैटायन बनता है ना, वैसे नाइट्रोनियम कैटायन भी बन सकता है, क्यों, ऑक्टेट कंप्लीट है, देखो आ गया बात समझ में। ऐसे यहाँ पे क्लोरेट आ सकता है और भी है, लेकिन मेनली ये 3 है और H2SO4 HNO3 का मिक्सचर, ये 4 हो। आ गया बात समझ में? सो नाइट्रेशन क्लियर हो गया सभी को, बोलो नाइट्रेशन क्लियर हो गया। अब इसी चीज को देखो एग्जाम में आपसे कैसे पूछा जा सकता है, बेंजीन का तो कोई भी करा लेगा, बट पता है एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे कि चलो भाई अब ना तुम्हारे पास क्या है, OCH3 है पहले से, अब बेंजीन के साथ OCH3 लग गया, अब बताओ अगर मैं HNO3 H2SO4 लूं तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे, फिर आएगा कि नहीं एक काम करते हैं ना, यहां पे मैं डाल देता हूं क्या चीज, C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड या एस्टर, अब HNO3 लूं H2SO4 लूं तो क्या करना है, जब पहले से ही कोई प्रेजेंट हो, क्योंकि जब कोई पहले नहीं प्रेजेंट है तो 6 कार्बन इसके आइडेंटिकल है इन टर्म्स ऑफ रिएक्टिविटी, किसी से भी टकराया रिएक्शन हो जाए, लेकिन अगर पहले से ही कोई ग्रुप वहां पे बैठा हुआ हो
तो हम कैसे डिसाइड करें कि कहां लगाना है कहां नहीं लगाना है? इसी को बोलते हैं डायरेक्टिंग नेचर ऑफ ग्रुप, और यहीं पे नाम आता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग, मेटा डायरेक्टिंग, इनके बारे में नाम आता है। तो हेडिंग डालो, हाउ टू डिसाइड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग। एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग, कॉमन लगाओ, एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। कैसे पता करें कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग मेटा डायरेक्टिंग कौन है, एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग कौन है, ये कैसे पता करें? ठीक है बेटा, तो देखो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग पता करना बड़ा आसान है। एक बात बताओ, ये ग्रुप जो भी इस पे लगा हुआ है, क्या तुम्हें इसका इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट नहीं पता है बेटा? बताइए OCH3 काम क्या करता है? दो काम है सर, एक तो माइनस आई खींचेगा, लेकिन प्लस एम से देगा। कौन डोमिनेटिंग है? प्लस एम। तो इससे क्या इंफ्लुएंस होता है भाई? बेंजीन के अलग अलग पोजीशन पे नेगेटिव आता है। क्या सारे कार्बन पे नेगेटिव आता है? बिल्कुल नहीं। कहां आता है? इसके लिए कितनी पिटाइयां खाई तुम लोगों ने? पीछे से वो कह रहे सर मैंने तो क्लास ही नहीं लगाया, तो पिटाई कहां? ये नेगेटिव इधर चला गया, ये यहां आ गया। बताओ नेगेटिव कहां कहां गया? ऑर्थो एंड। तो मुझे एक बात बताओ, अगर कोई भूखा इंसान आ रहा हो, इलेक्ट्रॉन की उसको भूख हो, किधर जाएगा? जहां नेगेटिव हो या जहां कोई चार्ज ना हो? तो इसलिए यहां का NO2+ जब आता है तो इसके ऑर्थो एंड, हाँ जी बेटा, ऑर्थो एंड पैरा पे ही मेन प्रोडक्ट बनाता है। हाँ मेटा पे भी बनेगा बट वो नेग्लिजिबल होगा, ऑर्थो एंड पैरा। इसलिए इस ग्रुप को क्या बोलेंगे? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। कौन सा ग्रुप? अगला क्वेश्चन है, क्या ये एक्टिवेटिंग है या डीएक्टिवेटिंग? आंसर है सुपर एक्टिवेटिंग है। सुपर एक्टिवेटिंग क्यों? क्योंकि ये मेसोमेरिक इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन दे रहा है और अच्छा पाई बॉन्ड बना रहा है और नेगेटिव चार्ज लेके आ रहा है, भर भर के इलेक्ट्रॉन दे रहा है बेंजीन को, इसलिए बेंजीन को एक्टिवेट कर रहा है। किस चीज के लिए एक्टिवेट? इलेक्ट्रोफाइल के लिए। इलेक्ट्रोफाइल आओ, ये नेगेटिव जहां पे भी आ रहा है वहां चिपक जाओ। मतलब बेंजीन से फास्ट रिएक्शन ये करेगा, क्योंकि बेंजीन पे कोई नेगेटिव नहीं है, इस पे नेगेटिव चार्जेस हैं। जब इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाओगे तो आप बोलोगे ना कि यार इन जगहों पे कैसा चार्ज है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, और ये पूरा डॉट डॉट डॉट, यहां नेगेटिव यहां नेगेटिव यहां नेगेटिव लिखोगे ना, तो ये बेंजीन से ज्यादा रिच है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए बोलते हैं इट इज एक्टिवेटिंग। इट विल रिएक्ट मोर फास्टर टुवर्ड्स व्हाट? टुवर्ड्स व्हाट? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूटिंग, सॉरी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग कैसे डिसाइड होता है? बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दिया नेट में या उससे खींच लिया। और डायरेक्टिंग नेचर कैसे डिसाइड होता है? कहां कहां पे इलेक्ट्रोफाइल को बिठा रहा है, वो प्रिफर कहां कर रहा है। क्या ये डिसाइड करना आसान काम नहीं है? बहुत आसान है। तो प्रोडक्ट बनाना, मुझे ये बताओ ये कैसा ग्रुप है? चलो आसान काम है तो बताओ, ये कैसा ग्रुप है? क्या इसका रेजोनेंस कराने नहीं आता तुम्हें? आता है ना? करके देखो जल्दी बताओ, तो मैं मौका देना चाहता हूं। स्टॉप राइटिंग एनीथिंग, फर्स्ट डू इट दिस, क्योंकि ये चीज तो यार फिर से कहानी लिख लोगे तुम लोग। कर दिए तो मजा आ जाएगा। चलो रफ में ट्राई करके बताओ कि इलेक्ट्रोफाइल को ये कहां बुलाएगा। अरे इलेक्ट्रोफाइल उधर ही जाएगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, रिलेटिवली ज्यादा हो, रिलेटिव पोजीशन। बताओ एल्डिहाइडिक ग्रुप एक्टिवेटिंग है डीएक्टिवेटिंग है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है? क्या है? ये दोनों चीजें बतानी है।
बोलिए बेटा, बताओ कैसे डायरेक्टिंग है? कैसे पता चला मेटा डायरेक्टिंग है? बिल्कुल सही जवाब कि सर ऑर्थो पे। अब तुम लोग की इतनी पिटाई मैंने स्ट्रक्चर बनाने में इसीलिए की थी कि आज के टाइम पे तुम्हें एब्सोल्यूट क्लैरिटी हो। जो लोग सीख चुके हैं उनको क्लियर दिख रहा है आंसर क्या है। यहाँ प्लस आ गया सर, अब ये जब घूम के जाएगा तो अगला प्लस यहाँ आ जाएगा। अब इस बार ऑर्थो एंड पैरा पे नेगेटिव नहीं, तो पॉजिटिव से तो पॉजिटिव दूर ही रहेगा ना, लाइक चार्जेस रिपल्शन। तो इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल हमारा कहां आएगा? इन पोजीशंस पे तो नहीं आएगा, ऑर्थो एंड पैरा पे नहीं। बचा कौन सा फिर? मेटा। अच्छा दूसरा बताओ, बेंजीन से फास्ट रिएक्ट करेगा या स्लो रिएक्ट करेगा? सेम इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन कराया जाए, बेंजीन से फास्ट होगा या स्लो होगा? स्लो, क्योंकि इसने रिंग के अंदर कमी कर दी इलेक्ट्रॉन की, और कमी कर देगा इलेक्ट्रॉन की तो तकलीफ बढ़ जाएगी। यस और नो? यहां प्लस प्लस प्लस, और जब कम कर दोगे तो यार इलेक्ट्रोफाइल को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, रिपल्शन होगा फिर। ये डीएक्टिवेटिंग है एंड मेटा डायरेक्टिंग। सारे मेटा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटिंग ही होता है, क्योंकि मेटा तभी डायरेक्ट कर सकता है जब इलेक्ट्रॉन खींच रहा हो। देने वाला तो हमेशा नेगेटिव लेके आएगा ऑर्थो एंड पैरा पे। क्या बात समझ में आ रही है सबको? कैसा ग्रुप हो गया ये? डीएक्टिवेटिंग। राइट इट डाउन। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसको कराओगे तो प्रोडक्ट कहां बनाओगे? NO2 डालना है, लेकिन किस पे? मेटा पे, क्योंकि ऑर्थो पैरा पे इसने प्लस दिया। क्या आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई? प्लीज मेक अ नोट नाइसली, बहुत अच्छे से बनाओ। अभी ये पूरी कहानी लिखो, अच्छे से लिखो। तो मैं यहां कुछ लिस्ट बनाने जा रहा हूं। इफ यू गाइज अग्री जस्ट टेल मी, ओके? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, कौन कौन से हैं? एंड एक्टिवेटिंग, ओके? पहले तो फिलहाल ऐसे ही लिख दे रहा हूं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग। तो सबसे पहला नाम बताओ कौन सा लिखूं मैं? NH2, इजंट इट? इससे बढ़िया डोनर और कौन सा है? नाइट्रोजन, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव लोन पेयर, सबसे बढ़िया। दूसरा OH, यस और नो? कितने लोग कह रहे O माइनस हो गया तो भी देगा? अरे बोलो यार मोटू लोग, सही बोल रहा हूं ना? OCH3 अभी कराया, डोनेट करेगा। बोलो ये सब सबसे ज्यादा, सबसे बेस्ट कौन है इन सभी में? माइनस का अगर छोड़ दो तो ये बेस्ट है। न्यूट्रल का कंपैरिजन करोगे तो ये फिर ये आएगा। आई मीन सॉरी, ऑर्डर ऐसा रहेगा, स्लाइटली बेसिक मीडियम कर दोगे तो ये O माइनस बन जाता है, OH, राइट? फिनॉल का पार्ट हो जाएगा ना। अच्छा जी, अब मैं बात करना चाहता हूं कि व्हाट इफ आई डू लाइक दिस? क्या ये बेंजीन पे जुड़ करके ऑर्थो पैरा डायरेक्ट करेगा या मेटा डायरेक्ट करेगा?
कहां डायरेक्ट करेगा? तो आंसर है ये, यही बात है ना, देखो यही लगा है। तो सर माना कि ये ऊपर की तरफ भी जाएगा, लेकिन नीचे की तरफ भी तो चांस है ना, तो बेंजीन पे कैसा है? तो ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही है, ऑर्थो एंड पैरा पे नेगेटिव। जो ऑर्थो पे नेगेटिव लाएगा पैरा पे पक्का लेके आएगा, लेकिन लेस एक्टिवेटिंग देन दिस, क्योंकि इनका फोकस सिर्फ बेंजीन पे था, ये बेंजीन के साथ बाहर भी इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज करा रहे, इसलिए थोड़े कम एक्टिवेटिंग है, बट हैं तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही। चलो यहां तक हो गया। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं CH3 डाल दूं तो क्या बोलते हो? मिथाइल ग्रुप। मैं सिर्फ मिथाइल डाल दूं तो क्या बोलते हो? बोलो बेटा, कितने लोगों को ऑर्थो पैरा दिख रहा है सिर्फ मिथाइल डालने से? हाँ तो बिल्कुल सही जवाब, ऑर्थो पैरा। कैसे? क्योंकि सर मिथाइल दो चीजों से इलेक्ट्रॉन देता है, हाइपर एंड इंडक्टिव। उन सबको कवर करना। हाँ जी बेटा बताइए, टॉल्यूइन कैसा ग्रुप है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग या? तो आंसर क्या है? ऑर्थो पैरा। कैसे? हाइपर कॉन्जुगेशन से ये कैसा चार्ज क्रिएट करेगा? नेगेटिव। और एक बार नेगेटिव आ गया तो क्या उसके बाद का रेजोनेंस सभी को पता है बेटा, ये घूम घूम करके चला जाएगा। लेकिन क्या ये इतना अच्छा एक्टिवेटिंग है? नो। वाई? वीकली एक्टिवेटिंग है। क्यों? हाइपर एंड इंडक्टिव सबसे बकवास इफेक्ट होते हैं यार। तो ये हो गया। और ऐसे ही मैं बोलूं कि CH2 CH3 हो गया, या आप इनमें कोई भी कॉम्बिनेशन डेवलप कर लो, या इवन CH डबल बॉन्ड CH2। अब कोई कहेगा ये कैसे बता रहे हो सर, अगर ये डबल बॉन्ड आ गया तो कैसे होगा? ये कैसे बता रहे हो? तो ये इसलिए क्योंकि यहां से पाई अगर इस साइड जाएगा तो इस पे माइनस आ सकता है, आएगा भी। कहोगे सर ये तो रेजोनेंस कर रहा है, फिर इसको क्यों आप खराब बोल रहे हो, वीकली एक्टिवेटिंग क्यों बोल रहे हो? इसलिए क्योंकि ये रेजोनेंस की क्वालिटी देखो, दो पाई बॉन्ड टूट के एक पाई बन रहा है, खराब क्वालिटी का है ना। जहां पाई रिड्यूस हो वो रेजोनेंस खराब होता है, तो खराब के वजह से ये। तो ये सब कौन सी कैटेगरी में है? वीकली एक्टिवेटिंग बट ओपी डायरेक्टिंग ग्रुप। समझ में आ रहा है ना? और पैरा ये एक्टिवेटिंग, ये हाईली एक्टिवेटिंग। इनमें सबसे बेस्ट NH2 OH and O- 3 है, सबसे बेस्ट ये तीन, बेस्ट बेस्ट इन द बिजनेस। सारे के सारे ओपी है। ओके, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ओके बच्चों, क्या आपको बात समझ में आ गया? ओके, नाउ द लास्ट पॉइंट ऑफ द क्लास फॉर टुडे इज, क्या हमारे पास ऐसा कोई ग्रुप है जो ऑर्थो पैरा हो लेकिन डीएक्टिवेटिंग नेचर का हो, रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा हो लेकिन डायरेक्टिंग नेचर उसका स्टिल ऑर्थो पैरा पे? क्या हमारे पास ऐसा कोई भी ग्रुप है जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो लेकिन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा हो, लेकिन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा हो ओवरऑल नेट? तो आंसर है यस वी डू हैव, एंड देयर कम्स द रोल ऑफ हेलोबेंजीन। हेलोबेंजीन एक्स, ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी तुम डाल दो यहां पे, ये सभी के सभी, मैंने बताया था ना, इनका रेजोनेंस खराब होता है, मिसमैच होता है इनके साइजेस का, इसलिए इनका -I इज मोर डोमिनेटिंग ओवर देयर +M। और जब ऐसा होगा तो ओवरऑल ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, और जब खींचेंगे तो ये डीएक्टिवेट करेंगे। फिर बोलोगे सर डीएक्टिवेट किया, फिर क्यों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग? मजे की बात ये है कि ये खींच तो रहा है लेकिन इंडक्टिव से खींच रहा है, लेकिन दे किससे रहा है? +M से। +M से देगा तो चार्ज कहां डेवलप होगा?
ऑर्थो एंड, इसलिए ऑर्थो पैरा पे प्लस आए तो मेटा डायरेक्टिंग होता है ना, माइनस आया, चलो सारे कार्बन गरीब, इन सभी गरीबों में ये थोड़ा ज्यादा अमीर है, तो इस जगह पे आएगा, यहां माइनस पे अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल। सो यस, इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बट डीएक्टिवेटिंग। इस लिस्ट में और भी नाम है, ओपी डायरेक्टिंग बट डीएक्टिवेटिंग। इसमें एनओ भी आता है, एनओ मीन्स नो, ओके। नाइट्रोसोबेंजीन ऑल्सो डज द सेम थिंग, इसका लोन पेयर अंदर जा सकता है, बट अगेन ये देख रहे हो कितना पुअर क्वालिटी का रेजोनेंस होगा, sp2 का लोन पेयर है ना, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो NO भी उसी कैटेगरी में आता है। फिलहाल इतने में ही आपका काम चल जाएगा। द लास्ट इज मेटा डायरेक्टिंग, ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, आर ऑलवेज डीएक्टिवेटिंग, ये कभी एक्टिवेटिंग हो ही नहीं सकते। मतलब ऑर्थोपैरा में कई कैटेगरी है, हाईली, मॉडरेट, वीक, डीएक्टिवेटिंग तक पहुंच गया, लेकिन मेटा में सिर्फ एक ही कैटेगरी है, सिर्फ डीएक्टिवेट करेगा। कौन से ग्रुप है जहां इमीडिएट डबल बॉन्ड ओ लग जाए, जहां एल्डिहाइड, एस्टर, एस्टर भी कार्बन वाले साइड से ही जुड़े, कार्बोक्सिलिक एसिड, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, अमाइड, सी डबल बॉन्ड ओ NH2, क्योंकि ये सब देखो ना आते ही खींचना शुरू करेंगे, यही नहीं, बेंजीन पे अगर तुम CF3 डाल दो, CCl3 डाल दो, ये भी सिर्फ खींचेगा ना, कोई इफेक्ट से नहीं देगा ये सभी के सभी। हाँ, साइल ग्रुप भी, H की जगह R डाल दो तो एक ही बात है। अरे बोलो यार, क्या आपको समझ में आ गया? तो बेटा इसी के साथ हमारा बेंजीन का जो पूरा फाउंडेशन था कि रिएक्शंस कैसे करता है, खास करके इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, वो मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है ना, एकदम बढ़िया से आप तैयार। इसके बाद के कुछ रिएक्शंस हैं एनसीईआरटी में, आप उसको एज अ नोट जा करके नोट बनाओगे, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाए सब हैं, लेकिन डिटेल डिस्कशन मैंने किसका किया है, सिर्फ सिर्फ किसका किया है, नाइट्रेशन का। तो आपको हेलोजिनेशन कैसे करते हैं, रीजेंट क्या लेते हैं, ये सब आपको एनसीईआरटी से कवर कर लेना है। दैट्स ऑल फॉर द क्लास एवरीवन।